हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीजन 7 का सेकेंड पार्ट है और इसमें मैंने कवर किए हैं एपिसोड 5, 6, 7 और 8। तो वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत मैगी से होती है जो कि बहुत ज्यादा वीक थी और इस वक्त हिल टॉप में थी। डॉक्टर हर्लन मैगी का चेकअप करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी प्लेसेंटा ब्रेक हो गई थी, लेकिन वो और उसका बेबी अभी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हर्लन मैगी को रेस्ट करने की एडवाइस देते हैं और उसे अपनी पूरी प्रेगनेंसी हिलटॉप में ही बिताने के लिए कहते हैं। साशा मैगी को ग्लेन और अब्राहम की ग्रेव के पास ले जाती है। मैगी ग्लेन को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साशा उस वक्त उसे ग्लेन की वॉच देती है और मैगी उस वॉच को ग्लेन की ग्रेव के ऊपर लगा देती है। उसी वक्त वहाँ पर जीसस फ्लावर लेकर आता है और वो ग्लेन और अब्राहम की ग्रेव पर उन फ्लावर्स को रख देता है। ग्रेगरी मैगी और साशा से बात करने के लिए उन लोगों के पास आता है। वो जानना चाहता था कि मैगी के ग्रुप के लोगों ने डील के अनुसार पूरे सेवियर्स को खत्म क्यों नहीं किया था। वो ये भी जानना चाहता था कि क्या सेवियर्स को रिक के साथ हुई उसकी डील के बारे में पता है। ग्रेगरी सेवियर्स से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो मैगी और साशा को ग्लेन और अब्राहम की बॉडीज को जलाने के लिए कहता है और उसी रात हिलटॉप छोड़कर जाने के लिए कहता है। ग्रेगरी मैगी और साशा के वहां रहने से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो समझता था कि अगर सेवियर्स को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो वो हिलटॉप के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अलेक्जेंड्रिया में रिक और एरन दोनों ही नेगन को देने के लिए सप्लाई रन पर जाने की प्लानिंग करते हैं। रिक मिशॉन और कार्ल को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन दोनों ही नेगान को पसंद नहीं करते थे। वो नेगान के लिए सप्लाई रन पर जाने से मना कर देते हैं। रिक मिशॉन को एक वॉकी टॉकी देकर उसे बताता है कि वो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे और अगर मिशॉन उन लोगों को ज्वाइन करना चाहे तो वो आकर कभी भी उन्हें ज्वाइन कर सकती थी। कार्ल एनिट को एक बार फिर से अलेक्जेंड्रिया की दीवार के बाहर निकलते हुए देखता है। कार्ल एनिट से इस बारे में जाकर बात करता है। एनिट कार्ल को बताती है कि वो मैगी को देखने के लिए हिलटॉप जा रही थी। इधर हिलटॉप में साशा और मैगी दोनों ही जीसस के ट्रेलर के अंदर थे। साशा उस वक्त जीसस से कहती है कि वो मैगी के हिलटॉप के रुकने के बारे में ग्रेगरी से बात करे। बदले में साशा हिलटॉप के लोगों के लिए बाहर से सप्लाईज लेकर आ जाया करेगी। जीसस साशा को उस वक्त अब्राहम का नेकलेस दे देता है। मैगी उस वक्त जीसस से पूछती है कि हिलटॉप के लोग अपने मरे हुए लोगों को क्यों जला दिया करते हैं और वो किस तरह से उन्हें याद किया करते हैं। जीसस मैगी को बताता है कि मरे हुए लोगों को याद करने के लिए जिंदा लोग काफी होते हैं। इधर एनिट साइकिल चलाते हुए एक खाली रोड से हिलटॉप की ओर जा रही थी। रास्ते में उसका सामना एक वॉकर से होता है। एनिट उस वॉकर से लड़ने लग जाती है। तभी एक कार आती है और उस वॉकर को कुचलती हुई आगे जाकर रुक जाती है। एनिट देखती है कि उस कार को कार्ल चला रहा था। इधर हिलटॉप में मैगी और साशा की आधी रात को नींद खुलती है। उन्हें बाहर से बहुत जोर से बजते हुए म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। उन्हें बहुत से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों तुरंत ही उस ट्रेलर की रूफ पर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि हिलटॉप का मेन गेट पूरा खुला हुआ था और वहाँ के गार्ड बंधे हुए थे। एक गाड़ी कंपाउंड के अंदर खड़ी हुई थी और उस गाड़ी से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मैगी और साशा दोनों ही देखते हैं कि उस म्यूजिक की आवाज सुनकर बहुत सारे वॉकर्स हिलटॉप के अंदर घुसना शुरू कर चुके थे। साशा तुरंत ही उतरकर उन वॉकर्स को मारने लग जाती है। जीसस भी आकर वॉकर्स को मारने में साशा की मदद करने लग जाता है। साशा कार के पास म्यूजिक बंद करने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो कार चारों तरफ से मेटल क्रेट से पैक है। साशा उस कार के पीछे लगा हुआ सेवियर्स का मोमेंटो देखती है और समझ जाती है कि ये सारा काम सेवियर्स का था। मैगी ट्रेलर के ऊपर से ही हिलटॉप के दो आदमी कार्ल और एड्यूडो को गार्ड्स को खोलने का ऑर्डर देती है। मैगी एक बहुत बड़े ट्रैक्टर को हिलटॉप के कोर्टयार्ड के अंदर चलाती हुई लेकर आती है। वो उस ट्रैक्टर से कई वॉकर्स को कुचलती हुई आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर उस गाड़ी को भी कुचल डालती है। उस गाड़ी के क्रश होते ही उसमें से म्यूजिक की आवाज आनी बंद हो जाती है। अगला दिन दिखाया जाता है जबकि कार्ल और एनिट हिलटॉप के रास्ते पर थे। कार्ल एनिट को बताता है कि उसने अपनी आंखों से नेगन को ग्लेन और अब्राहम को मारते हुए देखा था। कार्ल एनिट को बताता है कि वो नेगान को मारने के लिए इस सीन को अपनी मेमोरी में रखना चाहता था। हिलटॉप में ग्रेगरी मैगी और साशा को हिलटॉप को बचाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो अभी भी उन लोगों के हिलटॉप में रुकने के फेवर में नहीं था। वो उन्हें जल्दी से जल्दी हिलटॉप छोड़कर जाने के लिए कहता है।
वो लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से आती हुई बहुत सारी गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती है। जीजस और ग्रेगरी देखते हैं कि सेवियर्स का पूरा ग्रुप हिलटॉप में पहुंच चुका था। जीजस ग्रेगरी को साशा और मैगी को अपने क्लोजेट में छिपाने के लिए कहता है। इधर कार्ल को रास्ते में एक बैकपैक पड़ा हुआ दिखाई देता है। उस बैकपैक के अंदर कार्ल को रोलर स्केट्स मिल जाते हैं। उन रोलर स्केट्स की मदद से कार्ल और एनिट दोनों ही हिलटॉप की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर साइमन अपने सभी साथियों के साथ बैरिंगटन हाउस में पहुंच जाता है। साइमन ग्रेगरी को बताता है कि उन्हीं लोगों ने रात में हिलटॉप के कंपाउंड में गाड़ी को छोड़ा था और इस तरह से वो हिलटॉप के लोगों को याद दिलाना चाहता था कि सेवियर्स अभी भी उनकी रक्षा कर रहे थे। साइमन ग्रेगरी को उस वक्त उस पोस्ट के बारे में बताता है जिसे रिक ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ग्रेगरी सब कुछ जानते हुए भी साइमन के सामने अनजान बन जाता है। साइमन ग्रेगरी से जानना चाहता था कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहता है। ग्रेगरी साइमन को हाँ कहता है और उसे एक क्लोसेट के सामने ले जाता है। ग्रेगरी हिलटॉप को सेवियर से सेव करने के लिए मैगी और साशा को साइमन के हवाले कर देना चाहता था। ग्रेगरी जब उस क्लोसेट को खोलता है तब उसे मैगी और साशा की जगह वहाँ पर स्कॉच विस्की का कार्टन दिखाई देता है। वो स्कॉच विस्की ग्रेगरी का फेवरेट ब्रांड था जिसे उसने छिपा कर रखा हुआ था। ग्रेगरी उस कार्टन को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि साइमन उस विस्की को देखकर नेगन के लिए उसे गिफ्ट समझकर बहुत खुश हो जाता है। साइमन उस कार्टन को अपने ट्रक के अंदर रखवा देता है और ग्रेगरी को अपने सामने नील डाउन होने के लिए कहता है। ग्रेगरी के नील डाउन होने के बाद साइमन अपने पूरे साथियों के साथ हिलटॉप से चला जाता है। कार्ल और एनिट दोनों ही हिलटॉप के सामने पहुंच चुके थे। वो हिलटॉप के सामने खड़ी हुई सेवियर्स की गाड़ियों को देखते हैं। एनिट कार्ल के रिएक्शन को देखकर समझ जाती है कि वो उसे हिलटॉप तक पहुंचाने के लिए नहीं आया था। कार्ल नेगन को मारना चाहता था, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहां पर आया था। एनिट कार्ल को अपने साथ हिलटॉप तक ले जाना चाहती थी, लेकिन कार्ल अपने इरादों पर अडिग था। वो एनिट को बाय कहता है और उससे अलग हो जाता है। जीजस ने मैगी और साशा को ग्रेगरी के बेडरूम के क्लोजेट में छिपा दिया था। वो दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है। ग्रेगरी मैगी और साशा को देखकर जीजस के ऊपर बहुत गुस्सा करने लग जाता है। जीजस मैगी और साशा को फेवर करते हुए ग्रेगरी से उन्हें हिलटॉप में ही रहने देने के लिए कहता है। जीजस ग्रेगरी को वार्न करता है कि अगर उसने मैगी और साशा को हिलटॉप में रहने की परमिशन नहीं दी तो वो नेगन और उसके पूरे ग्रुप को ग्रेगरी की रिक के साथ हुई डील के बारे में बता देगा। मैगी की नजर तभी ग्रेगरी की पॉकेट की ओर जाती है, जहाँ पर ग्रेगरी ने ग्लेन की ग्रेव से ली हुई वॉच रखी हुई थी। मैगी उस वॉच को देखकर ग्रेगरी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। वो उससे वॉच ले लेती है और उसे जोर से पंच मारती है। जीजस को इस मोमेंट पे ग्रेगरी के हिलटॉप का लीडर होने का बहुत ज्यादा अफसोस होता है। मैगी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, वो वहाँ से चली जाती है। साशा जीजस से पूछती है कि क्या वो नेगन के रहने की प्लेस का पता लगा सकता है, लेकिन वो अपनी इस खोज को मैगी से सीक्रेट रखना चाहती थी। जीजस साशा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मैगी ग्लेन की ग्रेव पर जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात एनिट से होती है। मैगी एनिट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। मैगी उसे लेकर जीजस के ट्रेलर में आ जाती है। एनिट मैगी के लिए खाना बनाती है। तभी साशा उस ट्रेलर में आती है और उसकी और एनिट की मुलाकात होती है। मैगी ग्लेन की वॉच को एनिट को गिफ्ट कर देती है। वो अब किसी भी चीज को मेमोरी के रूप में नहीं रखना चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि ग्लेन की याद वो खुद है। वो तीनों टेबल के चारों तरफ बैठकर डिनर करने से पहले प्रेयर करते हैं। सेवियर्स गाड़ियों में बैठकर हिलटॉप से रवाना होने लग जाते हैं। जीजस उन्हीं में से एक गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। वो विस्की की एक बोतल निकालता है, उसका एक सिप लेता है और बाकी विस्की को नीचे गिरा देता है। तभी उसे एक आवाज आती हुई सुनाई देती है। जीजस मुड़कर देखता है और उसे ट्रेलर के अंदर से कार्ल निकलता हुआ दिखाई देता है। एपिसोड की शुरुआत एक सुनसान टापू से होती है। रैचल और सिंडी वहाँ पर घूम रही थी। रैचल एक वॉकर को देखकर उसे मार डालती है। रैचल एक और बॉडी को वॉकर समझकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिंडी उस बॉडी में जान देखकर उसे रैचल को मारने से मना कर देती है। रैचल सिंडी का विरोध करती है, लेकिन आखिर में वो सिंडी की बात मानकर उसे छोड़ देती है। सिंडी उस बॉडी को खींचती हुई बीच के ऊपर ले आती है। तब हमें पता चलता है कि वो तारा है। आप लोगों को याद होगा कि सेवियर कंपाउंड पे अटैक के बाद तारा और हीथ दोनों ही सप्लाई रन पर निकल गए थे। उन्हें सप्लाई रन पर निकले हुए 15 दिन बीत चुके थे। हीथ वापस अलेक्जेंड्रिया जाना चाहता था, जबकि तारा अभी और आगे जाना चाहती थी। हीथ अभी तक सेवियर कंपाउंड वाले हादसे से उबरा नहीं था। वो तारा के साथ एक और दिन रुकने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड में एक बार फिर प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंडी अपने बेडरूम में लेटी हुई एक बुक पढ़ रही थी। सिंडी अचानक से टाइम देखती है। सिंडी तुरंत ही उठकर बीच पर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने तारा को
छोड़ा था। सिंडी उसके पास कुछ पानी की बॉटल्स, खाना और वॉकर से लड़ने के लिए एक स्फीयर रख देती है। तारा इस वक्त बेहोशी का नाटक कर रही थी। वो सिंडी के वहाँ से जाते ही उसे फॉलो करते हुए एक विलेज तक पहुँच जाती है। तारा छुपकर उस विलेज को देखती है। उसे वहाँ सब औरतें ही नजर आती है। तारा को अचानक ही लगता है कि उन औरतों के बीच कुछ हलचल शुरू हो चुकी है और वो सभी लोग आर्मरी से गन निकाल कर लाने लग जाती हैं। विलेज में मौजूद सभी औरतें आर्मरी से गन लेकर इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक औरत तारा को देखकर उसके ऊपर फायरिंग करती है। तारा फायरिंग से डरकर वहाँ से भागने लग जाती है। तभी उसका सामना एक औरत से होता है। तारा तुरंत ही उसे पंच मारकर नीचे गिरा देती है। तभी रशेल तारा के सामने आ जाती है। रशेल तारा को गोली मारने ही वाली थी, तभी सिंडी वहाँ आकर एक बार फिर से तारा को बचा लेती है। तारा के चारों ओर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। उन लोगों की लीडर नटानिया थी और सिंडी उसकी ग्रैंड डॉटर थी। नटानिया सिंडी को तारा से दूर रहने के लिए कहती है। एपिसोड में एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हीथ और तारा दोनों ही ब्रिज के ऊपर पहुंच चुके थे। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे गार्बेज, डंपस्टर, कार्स और टॉप्स दिखाई देते हैं। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े सैंड के ढेर के पास पहुँच जाते हैं। तारा को वहीं सैंड में दबा हुआ एक बैग दिखाई देता है और वो उसे निकालने की कोशिश करने लग जाती है। तारा के बैग को निकालने के कारण रेत पूरी तरह से धसक कर नीचे आ जाती है और उसमें दबे हुए वॉकर्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। वो सभी वॉकर्स तारा और हीथ के ऊपर हमला कर देते हैं। तारा उन वॉकर्स का सामना करते हुए वहीं पर गिर जाती है। उस मोमेंट पर ऐसा लगता है कि हीथ तारा को वहीं पर छोड़कर भागने वाला है। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर तारा को उस विलेज की सभी औरतों ने बंदी बनाया हुआ है। उस कमरे में नटानिया के साथ कैटी और बियाट्रिस भी हैं। वो तीनों मिलकर तारा को इंटेरोगेट करने लग जाते हैं और उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करते हैं। तारा उन लोगों को अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। वो उन लोगों को झूठ बोल देती है कि वो अटलांटा को बिलोंग करती है और अपने एक साथी के साथ फिशिंग बोट पर काम करती थी। वो उन लोगों को बताती है कि वो और उसका साथी किसी तरह से ब्रिज पर पहुंच गए थे, जहाँ पर वॉकर से सामना करते हुए तारा ब्रिज से नीचे गिर गई थी और उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं था। तारा नतानिया को अपने आप को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन नतानिया के दिमाग में उस वक्त बहुत बातें चल रही थी। वो उस वक्त तारा को रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट सीन डिनर टेबल का था, जहाँ पर नटानिया, सिंडी, कैटी, ब्रिटिश और तारा मौजूद थे। उन लोगों ने खाना खाने के लिए तारा के हैंडकफ्स को खोल दिया था। तारा को अभी तक विलेज में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया था और उसे इस बात का बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था। तारा इस बारे में नटानिया से पूछती है। नटानिया तारा को बताती है कि उनके ग्रुप के सभी आदमी एक दूसरे ग्रुप से लड़ाई के दौरान मारे गए थे। तारा उस वक्त नटानिया को अपनी सच्चाई बता देती है। वो नटानिया को बताती है कि वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करती है और उसकी कम्युनिटी ने सेवियर्स के कंपाउंड पर हमला करके सभी सेवियर्स को खत्म कर दिया था। तारा उन लोगों के ग्रुप को अपनी कम्युनिटी के साथ जोड़ने का ऑफर देती है, जिसे नटानिया तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है। नटानिया तारा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसके साथी को ढूंढने के लिए और उसकी कम्युनिटी तक जाकर बात करने के लिए एक गाइड उसके साथ भेजने के लिए भी राजी हो जाती है। अगले दिन तारा, कैथी और बेट्रिस के साथ उस विलेज से बाहर निकलने लगती है। एक बार फिर उसका सामना रचल से होता है। रचल तारा को देखकर जमीन के ऊपर थूक देती है और तारा उसे मिडिल फिंगर दिखाती हुई आगे बढ़ जाती है। जंगल में जाते ही तारा को एहसास हो जाता है कि कैटी और बेट्रिस उसे मारने के लिए जंगल के अंदर लेकर आई थी। तारा जंगल में एक वॉकर को देखती है और उसे मारने का बहाना करके वहाँ से भाग निकलती है। बेट्रिस आखिर में तारा को पकड़ लेती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। बेट्रिस उस वक्त तारा को बताती है कि वो लोग सेवियर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन लोगों के ग्रुप को सेवियर्स नहीं खत्म किया था। बेट्रिस तारा को क्लियर करती है कि अगर तारा ये समझ रही थी कि उन लोगों ने सैटेलाइट स्टेशन को खत्म करके सेवियर्स को खत्म कर दिया है, तो वो बिल्कुल गलत समझ रही थी। वो तारा को बताती है कि वो सेवियर्स की एक आउटपोस्ट थी और ऐसी बहुत सी पोस्ट जगह जगह मौजूद हैं। सेवियर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं। बेट्रिस तारा को वार्न करती है कि वो लोग सेवियर्स का सामना कभी भी नहीं कर सकते। वो आगे बताती है कि सेवियर्स की जब उन लोगों से लड़ाई हुई थी, तब उन लोगों ने 10 साल से बड़ी उम्र के सभी आदमियों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। तब वहाँ पर बची हुई औरतों ने नेगान के लिए काम करने की बजाय छुपकर एक जगह पर रहना ज्यादा ठीक समझा था। वो लोग नहीं चाहते थे कि तारा अपनी कम्युनिटी लौटकर वापस जाए और उन लोगों की जगह के बारे में किसी को भी पता चले। तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है और वो बेट्रिस को ग्राउंड पर गिराकर तारा को वहाँ से भागने के लिए कहती है।
सिंडी एक बैग में तारा के लिए कुछ खाने और पीने का सामान लेकर आई थी। वो तारा से कसम खाने के लिए कहती है कि वो वापस जाकर इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी। तारा सिंडी की इस बात से एग्री करती है और वो उस जगह के बारे में किसी को भी न बताने की कसम खा लेती है। सिंडी तारा को ब्रिज तक पहुंचाने के लिए उसके साथ आती है और जब तक तारा वॉकर से भरे हुए उस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं पहुंच जाती, सिंडी वहीं रुककर उसकी मदद करती है। ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंचकर तारा हीथ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तारा वॉकर से घिरी हुई थी। हीथ तभी अचानक से वहाँ आकर वॉकर्स के ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें मारने लग जाता है। तारा भी वॉकर से स्ट्रगल कर रही थी। अचानक ही हीथ की गन में गोलियां खत्म हो जाती है। तारा वॉकर से स्ट्रगल करते हुए ही ब्रिज से नीचे गिर जाती है। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। तारा को आगे बढ़ने पर हीथ के ब्रोकन ग्लासेस दिखाई देते हैं और उसे वहीं पर जमीन में कुछ टायर्स के निशान दिखाई देते हैं। तारा समझ जाती है कि हीथ वहां से जा चुका था। तारा वहीं एक और पड़ा हुआ PPP लिखा हुआ एक बैच उठाती है और उसे अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेती है। तारा पैदल ही अलेक्जेंड्रिया के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे एक गिफ्ट शॉप दिखाई देती है और तारा वहां रुककर सिंडी का दिया हुआ खाना खाती है। तारा पैदल चलते चलते ही अलेक्जेंड्रिया के गेट तक पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात यूजीन से होती है। यूजीन तारा को उस वक्त बहुत ज्यादा बेबस और टूटा हुआ दिखाई देता है। तारा समझ जाती है कि उसके पीछे अलेक्जेंड्रिया में बहुत कुछ हो चुका था। तारा को यूजीन से अपने फ्रेंड्स की डेथ के बारे में पता चलता है। अगले सीन में तारा को इन्फर्मरी में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तारा चुपचाप बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक टॉय था जो कि वो डिनाइस के लिए लेकर आई थी। तारा अपने फ्रेंड्स की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी थी और उनकी मौत का बदला लेने के बारे में सोच रही थी। रोशिता उस वक्त तारा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे इस सप्लाई रन में किसी ऐसी जगह के बारे में पता चला है जहां उन्हें बहुत सारी गन्स मिल सकती हैं। तारा सिंडी के साथ किए गए अपने वायदे को याद करती है और रोशिता से कहती है कि वो ऐसी किसी भी जगह के बारे में नहीं जानती। मिशॉन अकेली ही अलेक्जेंड्रिया से बाहर निकल जाती है। वो विसिल बजाकर कुछ वॉकर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उन्हें मारकर एक और घसीटती हुई ले जाती है। एरन और एक सप्लाई रन पर अलेक्जेंड्रिया से बाहर थे। वो दोनों ही बॉक्स ट्रक को खोलकर बाहर निकल के देखते हैं और सामने कुछ देखकर खुश हो जाते हैं। इधर सेवियर्स हिलटॉप से निकलने के बाद अपने ट्रक को रोककर वॉकर्स के हर्ट के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। वॉकर्स के हर्ट के गुजरने के बाद वो दोनों उस ट्रक को दोबारा ड्राइव करने लग जाते हैं। तब पीछे छुपे हुए जीजस और कार्ल बाहर आते हैं। जीजस वहीं मौजूद बॉक्स से एक सॉस को निकालकर बाहर रोड पर गिराना शुरू कर देता है। वो ये काम रास्ते की पहचान बनाने के लिए कर रहा था। सेवियर के कंपाउंड में घुसने के बाद जीजस कार्ल को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को अब एक जगह कूदकर छिप जाना चाहिए। कार्ल जीजस को पहले कूदने के लिए कहता है और जीजस के कूदने के बाद कार्ल उसे चलते हुए ट्रक से बाय कर देता है। जीजस समझ जाता है कि कार्ल का इरादा कुछ और है। कार्गो ट्रक आगे जाकर रुक जाता है। कार्ल वहीं मौजूद सामान में से एक मशीन गन उठा लेता है और सामने मौजूद गार्ड्स के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। कार्ल ने नेगान की आवाज सुन ली थी। वो उसे अपने सामने आने के लिए कहता है। नेगान के सामने आते ही कार्ल उसे अपने निशाने पर ले लेता है, लेकिन नेगान अपने पास मौजूद सेवियर को अपने सामने एक शील्ड की तरह कर लेता है। कार्ल एक सेवियर को मार चुका था। वो एक और सेवियर को अपनी ओर बढ़ते देखकर उसे भी मार डालता है। ट्वाइट एक और से आकर पीछे से कार्ल को पकड़ लेता है। डैरिल वॉकर कंपाउंड में फैंस के पीछे से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। नेगान कार्ल की निडरता से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। वो ट्वाइट को एक और कर देता है। वो कार्ल को अपने साथ कंपाउंड दिखाने के लिए ले जाना चाहता था। कार्ल नेगान के साथ कहीं भी जाने से मना कर देता है। तब नेगान कार्ल को डैरिल के एक बाह काटने की धमकी देता है और कार्ल नेगान की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। कार्ल नेगान के पीछे जाते हुए देखता है कि वर्कर्स नेगान को देखते ही नील डाउन हो जाया करते थे। नेगान उन वर्कर्स के बीच में जाकर अनाउंस करता है कि उस दिन सेवियर्स को एक बहुत बड़ी सप्लाई मिली थी और उस दिन उन सभी वर्कर्स को बिना कोई भी पॉइंट कमाए नेगान की ओर से एक बहुत ही शानदार डिनर मिलने वाला था। सभी वर्कर्स नेगान के इस अनाउंसमेंट को सुनकर बहुत खुश होते हैं और नेगान कार्ल को इशारा करके बताता है कि सभी उसका रिस्पेक्ट कर रहे थे। इधर अलेक्जेंड्रिया में रोशिता यूजीन को अपने साथ सप्लाई रन पर जाने के लिए तैयार कर लेती है। स्पेंसर रोशिता को जाते हुए देखता है और उसे रोककर कहता है कि उन्हें अब इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाई हुई सप्लाईज को एक टैक्स के रूप में नेगान को देना चाहिए। रोशिता स्पेंसर की इस बात से एग्री
नहीं थी। वो स्पेंसर को क्लियर करती है कि वो नेगान के लिए सप्लाई रन पर नहीं जा रही थी और वो यूजीन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। नेगान कार्ल को लेकर अपनी वाइफ्स के पास जाता है। वो अपनी वाइफ से कार्ल को इंट्रोड्यूस करवाता है। नेगान शेरी को लेकर एक और चला जाता है और उससे एम्बर और मार्क के बीच में चल रहे रिलेशन को लेकर पूछताछ करता है। शेरी एडमिट करती है कि मार्क और एम्बर इस वक्त सीरियस रिलेशनशिप में है। नेगान तुरंत ही एम्बर को अपने से चीट करने के लिए कुछ बातें कहता है, जबकि एम्बर नेगान को क्लियर करती है कि वो उसे ही प्यार करती है। शेरी नेगान को एम्बर के साथ रूड न होने के लिए कहती है। नेगान तुरंत ही आगे बढ़कर शेरी को किस कर लेता है। तभी ड्वाइट और डैरिल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैरिल के हाथ में नेगन के लिए एक फूड प्लेटर था। ड्वाइट नेगन को शेरी को किस करते हुए देख चुका था। ड्वाइट डैरिल को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते शेरी को एक नजर देखता है। अगले सीन में रिक और एरन को दिखाया जाता है। उन लोगों के पास सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। वो दोनों एक गेट के सामने पहुँच जाते हैं। उस गेट पर कुछ वार्निंग लिखी हुई थी। रिक और एरन उस वार्निंग को इग्नोर करके गेट के अंदर घुस जाते हैं। इधर गैब्रियल और स्पेंसर भी सप्लाई रन पर निकल चुके थे। रास्ते में स्पेंसर गैब्रियल से पूछता है कि क्या किसी से नफरत करना भी एक पाप होता है। गैब्रियल के पूछने पर स्पेंसर उससे बताता है वो रिक से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि रिक के अलेक्जेंड्रिया में आने के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। वो गैब्रियल को कहता है कि रिक ने अब उन लोगों को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया था जिसमें से वो लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। स्पेंसर का सोचना था कि रिक अब सप्लाई रन से वापस नहीं लौटेगा। गैब्रियल को स्पेंसर की ये सब बातें पसंद नहीं आती। वो स्पेंसर को समझाने की कोशिश करता है कि पहले वो भी रिक के बारे में यही सब सोचा करता था, लेकिन जैसे जैसे वो रिक को समझने लगा था उसे रिक की बातें बिल्कुल सही महसूस होती थी। स्पेंसर की बात न मानने पर गैब्रियल तुरंत ही उस गाड़ी से नीचे उतर जाता है। स्पेंसर भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है। तभी उसे एक और से आती हुई वॉकर की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता हुआ आगे जाकर देखता है कि एक वॉकर एक बड़े से ट्री में बने हुए स्टैंड पर लटका हुआ था। सेवियर कंपाउंड में नेगान कार्ल को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे अपने सामने बिठाकर उसका हेड उतरवा देता है। नेगान फोर्सफुली कार्ल की बैंडेज भी खुलवा देता है। नेगान कार्ल को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करता है कि कार्ल रोने लग जाता है। नेगान को उस मोमेंट पे रियलाइज होता है कि कार्ल एक बच्चा है और वो उससे माफी मांगता है। जॉय नेगान के अपार्टमेंट में उसकी ल्यूसील उसे वापस देने के लिए आता है। तब नेगान जॉय के साथ कुछ भद्दे मजाक करता है जो कि जॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। नेगान कार्ल को बैंडेज खुली रखने के लिए कहता है और उसे अपने लिए गाना गाने के लिए कहता है। कार्ल ना चाहते हुए भी नेगान के लिए गाना गाता है। नेगान को अचानक ही याद आता है कि उसकी आयरन गर्म हो गई होगी। नेगान तुरंत ही कार्ल को लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक पहुंच जाता है। वहाँ पहले से बहुत सारे सेवियर्स मौजूद थे। वहाँ नेगान की सभी वाइफ्स ड्वाइट, डैरिल और मार्क भी मौजूद थे। नेगान वहाँ मौजूद सेवियर्स को एक बार फिर से अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए वार्न करता है और मार्क के गाल को गर्म आयरन से जला देता है। मार्क चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। नेगान डॉक्टर कार्सन को मार्क को देखने के लिए कहता है और कार्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर स्पेंसर एक रोप की मदद से उस वॉकर को स्टैंड से नीचे गिरा देता है। वॉकर की पॉकेट से स्पेंसर को एक नोट मिलता है जो कि लैटिन में लिखा हुआ था। इधर रोशिता यूजीन को लेकर उसी फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहां पर यूजीन ने बुलेट बनाने की बात कही थी। वो यूजीन को बुलेट का खाली शेल देकर अपने लिए एक बुलेट बनाने के लिए कहती है। यूजीन एक बुलेट बनाने के नाम से ही डर जाता है और वो रोशिता को वार्न करता है कि वो एक बुलेट से सेवियर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। रोशिता उस वक्त यूजीन को कायर और झूठा कहकर बुलाती है और उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है। यूजीन रोशिता की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो चुपचाप उसके लिए एक बुलेट बनाने लग जाता है। इधर ड्वाइट और शेरी स्टेयरकेस में खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे थे। वो दोनों एक बार फिर से नेगन के साथ हुई अपनी डील को डिस्कस करते हैं। ड्वाइट शेरी को क्लियर करता है कि आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की कीमत देनी पड़ती है। नेगन कार्ल को लेकर अपने अपार्टमेंट वापस लौट कर आता है। कार्ल नेगन को कहता है कि वो अब समझ चुका है कि वो कार्ल, रिक और डैरिल को कभी भी नहीं मारेगा। नेगन कार्ल की इस बात को सुनकर मुस्कुरा देता है और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। नेगन कार्ल को लेकर एक कार्गो ट्रक में आ जाता है। सेवियर कंपाउंड से बाहर निकलते समय डैरिल नेगान को धमकाता है कि कार्ल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेगान वहीं मौजूद ड्वाइट को डैरिल को सेल में बंद
बंद करने का ऑर्डर देता है और कार्गो ड्राइव करते हुए कार्ल के साथ वहाँ से निकल जाता है। जीसस अभी तक उस कार्गो ट्रक की रूफ के ऊपर मौजूद था। वो कार्गो ट्रक को सेवियर कंपाउंड को छोड़ते हुए देखता है और वहाँ से उतरकर कंपाउंड के अंदर आ जाता है। डैरिल एक बार फिर से अपने सेल के अंदर बंद था। वो देखता है कि किसी ने उसके सेल के दरवाजे के नीचे से एक नोट अंदर खिसका दिया था। डैरिल उस नोट को उठाता है। उसके एक तरफ उसके सेल की चाबी चिपकी हुई थी और एक तरफ गो नाउ लिखा हुआ था। अगले सीन में एक सेवियर और इसाबेल को दिखाया जाता है जो अकेली ही गाड़ी ड्राइव करती हुई जा रही थी। अचानक ही आगे वॉकर्स की डेड बॉडीज देखकर उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। मिशॉन तुरंत ही एक और से इसाबेल के सामने आ जाती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। मिशॉन इसाबेल को नेगन के कंपाउंड तक चलने के लिए कहती है। इधर नेगन कार्ल को लेकर अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुका था। वो दोनों रिक के घर में पहुंचते हैं। वहाँ उनका सामना ओलिविया से होता है। ओलिविया नेगन को बताती है कि रिक सप्लाई रन पर गया हुआ था। नेगन वहीं रुककर रिक का वेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो रिक के घर के अंदर घुस जाता है। ओलिविया नेगन को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। नेगन ओलिविया को देखकर मजाक में उससे कुछ गंदे शब्द कह देता है। ओलिविया उन शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और नेगन को थप्पड़ मार देती है। नेगन ओलिविया से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे अपने लिए लेमोनेड बनाने के लिए कहता है। नेगन चारों ओर घूमकर रिक के घर को देखने लग जाता है। कार्ल नेगन को जुडिथ के रूम से दूर रखना चाहता था, लेकिन नेगन जुडिथ के रूम में घुस जाता है और वो जुडिथ को देखकर खुश हो जाता है। इधर रिक और एरन को आगे बढ़ने पर एक और वार्निंग साइन का बोर्ड दिखाई देता है। वो दोनों उस बोर्ड को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पॉन्ड वॉकर से भरा हुआ दिखाई देता है। रिक और एरन दोनों ही उस पॉन्ड के बीच में मौजूद हाउस बोट को देखते हैं। इधर यूजीन और रोशिता दोनों ही अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुके थे। स्पेंसर बहुत सारी सप्लाईज कलेक्ट करके अलेक्जेंड्रिया लौट कर आता है। वो नेगन की गाड़ी देखकर समझ जाता है कि नेगन अलेक्जेंड्रिया में मौजूद है। स्पेंसर को जो लेटिन में नोट मिला था उसमें सप्लाईज और एमुनिशन की जगह का जिक्र किया गया था और स्पेंसर उनको देखकर बहुत खुश हो गया था। इधर नेगन और कार्ल रिक के पोर्च में बैठे हुए थे। नेगन ने अपनी गोद में जुडिथ को पकड़ा हुआ था और वो उसे प्यार कर रहा था। एपिसोड की शुरुआत में हिलटॉप को दिखाया जाता है जहां पर मैगी यूडोर्डो के साथ गेट पर गार्ड कर रही थी। ग्रेगरी मैगी से मिलने के लिए आता है। हिलटॉप के सभी रेजिडेंट मैगी और साशा से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों ने उन्हें वॉकर और सेवियर्स के अटैक से बचाया था। ग्रेगरी मैगी को हिलटॉप के रेजिडेंट से दूर रहने के लिए कहता है। ग्रेगरी के हाथ में उस वक्त एक एप्पल मौजूद था। यूडोर्डो ग्रेगरी को मैगी की प्रेगनेंसी के बारे में याद दिलाकर उसे वो एप्पल देने के लिए कहता है। ग्रेगरी बेमन से मैगी को वो एप्पल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अलेक्जेंड्रिया में नेगन अपना हॉलीडे मना रहा था। वो रिक के बाथरूम में जाकर शेविंग करता है और किचन में जाकर पास्ता बनाता है। तारा ओलिविया को अपने पास मौजूद लेमोनेड का केन लाकर देती है और उसे कहती है कि वो ओलिविया की जगह नेगन के पास जाने के लिए रेडी है। ओलिविया तारा को मना करके खुद ही वो केन लेकर अंदर चली जाती है। नेगन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और कार्ल को अपने और रिक के लिए टेबल लगाने के लिए कहता है। ओलिविया उस मोमेंट पर आकर नेगन को लेमोनेड देती है। इधर रिक और एरन वॉकर से भरे हुए पॉन्ड के किनारे मौजूद थे। उन्हें वहाँ पर एक बुलेट के होल वाली नाव मिल जाती है और वो उस नाव में बैठकर हाउस बोट की ओर मूव कर जाते हैं। इधर नेगन, कार्ल और ओलिविया चुपचाप बैठे हुए थे। नेगन कार्ल को बताता है कि अब वो इससे ज्यादा रिक का वेट नहीं करेगा। तभी एक सेवियर आकर नेगन को स्पेंसर के बारे में और उसकी लाई हुई सप्लाईज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक सेवियर लॉरा स्पेंसर के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है और उसे अपना कंपाउंड दिखाने के लिए कहती है। वो अलेक्जेंड्रिया का राउंड लगाते समय यूजीन को एक जगह खड़ा हुआ देखती है और उसे अपने सामने आने के लिए कहती है। अगले सीन में कैरोल को दिखाया जाता है जो कि अपनी कॉटेज में बैठी हुई एक बुक पढ़ रही थी। उसे बाहर आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है। कैरोल जाकर देखती है कि मॉर्गन उसके लिए कुछ सप्लाईज लेकर आया था और उन्हें छोड़कर जा रहा था। वो मॉर्गन को अपनी कॉटेज के अंदर बुलाती है और उसे बताती है कि किंग एजेकिल पहले से ही उसके लिए बहुत सारी सप्लाईज पहुंचा चुका था। तभी रिचर्ड उन दोनों से बात करने के लिए वहां पर आ जाता है। इधर रिक और एरन किसी तरह से वॉकर से बचते हुए दूसरी बोट तक पहुंचते हैं। उस बोट में बैठते वक्त एरन का पैर फिसल जाता है और वो वॉकर्स के बीच में पानी में गिर जाता है। रिक किसी तरह से उस बोट से हाउस बोट तक पहुंचता है। इधर एरन भी वॉकर से बचता हुआ हाउस बोट पर पहुंच जाता है। सेवियर कंपाउंड में डैरिल उस चाबी की मदद से सेल से बाहर कॉरिडोर में निकल आता है। वो कुछ सेवियर्स का पीछा करते हुए ड्वाइट के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है।
डैरिल ड्वाइट के अपार्टमेंट में मौजूद पीनट बटर के जार को खोलकर उससे पीनट बटर खाने लग जाता है। वो वहाँ मौजूद ड्वाइट के कपड़े पहन लेता है और जाते जाते ड्वाइट के सभी वुडन फिगराइन को नीचे गिरा देता है। इधर रिक और एरन हाउसबोट में पहुंच चुके थे। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी सप्लाईज मिल जाती है। उन दोनों को उन सप्लाईज के साथ रखा हुआ एक वार्निंग नोट भी मिलता है। इधर डैरिल कॉरिडोर को खाली देखकर बाहर निकलता है और वहीं मौजूद एक पाइप को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है। रिक और एरन उस हाउसबोट को किनारे तक लेकर आते हैं और उसमें मौजूद सभी सप्लाईज को अपने कार्गो ट्रक में लोड कर लेते हैं। जब रिक और एरन उस कार्गो ट्रक में सप्लाईज लोड कर रहे थे तभी हम लोगों को किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि छिपकर रिक और एरन को पॉन्ड के दूसरी ओर से देख रहा था। हिलटॉप में साशा मैगी को बताती है कि हिलटॉप के सभी रेजिडेंट का मानना है कि मैगी को उन लोगों का प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, जबकि मैगी चाहती थी कि हिलटॉप का प्रेसिडेंट जीजस बन जाए। वो साशा से जीजस के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि उससे वहाँ के बच्चों के लिए कुछ सप्लाईज मंगवानी थी। साशा मैगी को बताती है कि जीजस सुबह ही सप्लाई रन के लिए जा चुका था। मैगी कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। एनिट साशा से पूछती है कि उसने जीजस के बारे में मैगी को झूठ क्यों कहा, क्योंकि उसे हिलटॉप के रेजिडेंट से पता चल चुका था कि जीजस एक दिन पहले ही हिलटॉप छोड़कर जा चुका था। एनिट समझ गई थी कि साशा नेगन को ढूंढने और उसको मारने की प्लानिंग कर रही थी और जीजस उसका साथ दे रहा था। साशा एनिट से इस बात को मैगी से सीक्रेट रखने के लिए कहती है क्योंकि मैगी अभी फिजिकली बहुत ज्यादा वीक थी और वो नेगन का सामना नहीं कर सकती थी। अगले सीन में रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कि कैरोल और मॉर्गन से मिलने के लिए आया था। रिचर्ड सेवियर और किंग इज़ेकियल के डील से बहुत ज्यादा परेशान था। वो जानता था कि ये डील ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी और सेवियर्स हमेशा उन लोगों के लिए एक थ्रेट थे। रिचर्ड कैरोल और मॉर्गन को बताता है कि किंगडम के लोग सेवियर से लड़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड है और अगर किंग एजिकल सेवियर्स के साथ हुई उसकी डील के बारे में उन लोगों को बताएगा तो वो लोग झुकने की बजाय लड़ना पसंद करेंगे। रिचर्ड चाहता था कि मॉर्गन और कैरोल किंग एजिकल से बात करे कि वो किंगडम के लोगों को सेवियर के साथ हुई डील के बारे में बता दे ताकि किंगडम के लोग सेवियर्स के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। अलेक्जेंड्रिया में गैब्रियल रोशिता के इरादों को समझ चुका था। वो रोशिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नेगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और उसे एक राइट मोमेंट के आने का इंतजार करना चाहिए। गैब्रियल रोशिता को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो भी बाकी लोगों के समान उसके लिए एक फैमिली मेंबर के समान है, लेकिन रोशिता क्योंकि अब्राहम की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी वो नेगान से इसका बदला लेना चाहती थी। इधर कैरोल रिचर्ड की मदद करने से मना कर देती है और वो रिचर्ड को वहां से जाने के लिए कहती है। मॉर्गन भी किंग जैकल से इस बारे में बात करने से मना कर देता है। रिचर्ड इन दोनों की बात सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। कैरोल मॉर्गन को भी वहां से जाने के लिए कहती है और जाते जाते उसे याद दिलाती है कि उसकी इस जगह के बारे में मॉर्गन किसी को भी कुछ भी न बताए। इधर अलेक्जेंड्रिया में स्पेंसर कुछ और सोच चुका था। वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है और एक लिकर की बोतल लेकर सीधा नेगान से मिलने के लिए चला जाता है। रिचर्ड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो एक छिपाए हुए ट्रेलर के अंदर पहुंचता है और वहां पर रखी हुई बोतल को तोड़कर रोने लग जाता है। सेवियर कंपाउंड में डैरिल बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था, तभी उसका सामना जॉय से होता है। जॉय तुरंत ही डैरिल के सामने सरेंडर कर देता है और उसे अपने आप को छोड़ देने के लिए कहता है। डैरिल जॉय को उसी वक्त मार डालता है। डैरिल जॉय के पास मौजूद रिक की गन को देखकर उसे वहां से ले लेता है। तभी उसे जीजस की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। जीजस और डैरिल वहीं पर रखी हुई एक मोटरसाइकिल से सेवियर्स कंपाउंड को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। स्पेंसर रिक के घर के सामने पहुंच जाता है। एरिट उसे अंदर जाने से मना कर देती है। नेगन स्पेंसर को देखकर उसे अंदर बुला लेता है। स्पेंसर नेगन को अपना इंट्रोडक्शन देता है। मिशॉन इसाबेल के साथ उस गाड़ी में बैठी हुई नेगन के कंपाउंड की ओर जा रही थी। वो इसाबेल से बहुत बात करने की कोशिश करती है लेकिन इसाबेल चुप रहती है। इसाबेल अचानक ही एक और जाकर गाड़ी रोक देती है और सामने मौजूद नेगन के कंपाउंड को मिशॉन को दिखा देती है। इसाबेल मिशॉन को वार्न करती है और उसे बताती है कि हर सेवियर एक नेगन है। वो उसे अपने को शूट करके गाड़ी वहां से ले जाने के लिए कहती है और मिशॉन उसके कहे अनुसार वैसे ही करती है। रिक और एरन भी अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाते हैं और वो वहां मौजूद नेगन के ट्रक को देख लेते हैं। गेट के पास मौजूद सेवियर्स रिक और
एरन की लाई हुई सप्लाईज को अनलोड करने लग जाते हैं। इधर स्पेंसर और नेगन बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। वो दोनों ड्रिंक शेयर करते हैं। नेगन उस वक्त स्पेंसर को अपना बेस्ट फ्रेंड कहकर बुलाता है। स्पेंसर नेगन के लिए एक पूल गेम अरेंज करता है। इधर सेवियर्स रिक और एरन की लाई हुई सप्लाईज को अनलोड कर रहे थे, तभी उन्हें उन सप्लाईज में रखा हुआ वार्निंग नोट मिल जाता है। सेवियर सोचते हैं कि वो नोट एरन ने वहाँ पर रखा था। वो एरन को मारना शुरू कर देते हैं। रिक एरन को बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन गैरी और लारा उसे वहीं पर रोक देते हैं। डेविड और गैरी मिलकर एरन की बहुत पिटाई करते हैं। नेगन और स्पेंसर स्ट्रीट के बीच में पूल गेम खेल रहे थे। बहुत सारे अलेक्जेंड्रियन चारों ओर इकट्ठे हो गए थे और उन लोगों को खेलते हुए देख रहे थे। स्पेंसर उस वक्त नेगन को बताता है कि रिक की ईगो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और जब से वो अलेक्जेंड्रिया में आया था उसने अलेक्जेंड्रिया के लोगों को मुसीबत में ही डाला था। इधर डेविड और गैरी एरन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और रिक एरन को उठने में मदद करता है। इधर स्पेंसर लगातार नेगन को भड़का रहा था। वो नेगन को कह रहा था कि रिक के साथ जो कोई भी डील करता है वो आखिर में मारा जाता है। उसके पेरेंट्स ने भी नेगन के साथ डील की थी और आखिर में वो मारे गए थे। नेगन स्पेंसर की इन सब बातों को सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य करता है। उसे इस बात का आश्चर्य होता है कि स्पेंसर ने खुद रिक को क्यों नहीं मार दिया था। वो स्पेंसर से डायरेक्टली पूछता है कि क्या उसके अंदर गट्स नहीं है और वो एक चाकू लेकर स्पेंसर के ऊपर वार कर देता है और उसके पेट से सारी गट्स बाहर निकालकर चेक करता है कि उसके अंदर गट्स हैं। नेगन स्पेंसर की इस हालत को देखकर बहुत जोरों से हंसने लग जाता है। स्पेंसर बहुत जोरों से चीखता है और नीचे गिरकर मर जाता है। नेगन वहाँ बिखरे हुए मैसअप को सभी लोगों को क्लीन करने के लिए कहता है और उन्हीं में से किसी को अपने साथ आकर बचे हुए गेम को फिनिश करने के लिए कहता है। तभी रोशिता अपनी गन निकालकर नेगन के ऊपर गोली चला देती है। नेगन तुरंत ही लुसील को अपने सामने कर लेता है और गोली लुसील के अंदर घुस जाती है। एरिक तुरंत ही रोशिता को कंट्रोल कर लेती है। नेगन जमीन पे पड़े हुए खाली बुलेट के केस को उठाकर देखता है। वो समझ जाता है कि वो बुलेट हाथ की बनाई हुई बुलेट थी। नेगन वहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछता है कि उस बुलेट को किसने बनाया था। रोशिता नेगन को बताती है कि वो बुलेट उसी ने बनाई थी, लेकिन नेगन रोशिता की बात पर भरोसा नहीं करता। नेगन एरिक को ऑर्डर देता है कि वो रोशिता के चेहरे को पूरी तरह से खराब कर दे, क्योंकि रोशिता ने अपनी बुलेट से उसकी लुसील को खराब कर दिया था। एरिक चाकू से रोशिता की गाल को काट देती है। नेगन एक बार फिर उससे पूछता है कि उस बुलेट को किसने बनाया था। रोशिता नेगन को बताती है कि वो बुलेट उसी ने बनाई थी। रोशिता की इस बात को सुनकर नेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एरिक को वहीं मौजूद अलेक्जेंड्रियन में से किसी एक को मारने के लिए कहता है और एरिक तुरंत ही ओलिविया को मार डालती है। रिक और एरन भी तब तक वहाँ पहुँच चुके थे। रिक वहाँ हुई पूरी सिचुएशन को समझ चुका था। वो नेगान को तुरंत ही अलेक्जेंड्रिया से जाने के लिए कहता है, लेकिन नेगान बुलेट बनाने वाले का पता लगाए बिना अलेक्जेंड्रिया से जाने से मना कर देता है। तारा नेगन को बताती है कि वो बुलेट उसने बनाई थी और सभी सेवियर्स तारा को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यूजीन ये देखकर तुरंत ही नेगन के सामने आता है और वो बुलेट बनाने का पूरा प्रोसीजर बताकर नेगन को क्लियर करता है कि वो बुलेट उसी ने बनाई थी। नेगन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो रिक को वार्न करता है कि उन्हें अगली बार आज से ज्यादा सप्लाई चाहिए। नेगन अपने पूरे ग्रुप के साथ यूजीन को वहां से लेकर चला जाता है। रिक स्पेंसर को रिएनिमेट होते हुए देखता है और आगे बढ़कर उसे मार डालता है। मिशॉन अलेक्जेंड्रिया लौट कर आती है और रिक को सेवियर्स के कंपाउंड के बारे में बताती है। वो रिक को बताती है कि सेवियर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं। मिशॉन रिक को सजेस्ट करती है कि उन्हें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और अपने अच्छे के लिए सेवियर्स से लड़ाई करनी ही होगी। वो रिक को सजेस्ट करती है कि वो अपने साथ इस लड़ाई में हिलटॉप के लोगों को शामिल कर सकते हैं। रिक मिशॉन की इस बात को सुनकर सेवियर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर मैगी हिलटॉप के गेट को गार्ड कर रही थी। वो बाहर से किसी को आता हुआ देखती है और तुरंत ही गेट को खोल देती है। रिक, मिशॉन, कार्ल, रोशिता और तारा हिलटॉप के अंदर एंटर कर जाते हैं। वो सभी लोग मैगी, साशा और एनिट से मिलते हैं। रिक मैगी को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें नेगन के खिलाफ लड़ाई की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तभी डैरिल और जीजस भी उन लोगों को आकर ज्वाइन कर लेते हैं। डैरिल रिक को उसकी गन वापस दे देता है। सभी मिलकर मैंशन के गेट के अंदर चले जाते हैं। इधर अलेक्जेंड्रिया के गेट पर गैब्रियल गार्ड कर रहा था। उसे अपने बाइनाकुलर से कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। एक काला साया कुछ मिसमैच फूट पहने हुए अलेक्जेंड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है।